हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आज हम टर्म 1 सिलेबस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। टर्म 1 के सिलेबस में आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसमें से 7 चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ इन डिटेल। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सारा कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है, राइट। तो 7 चैप्टर्स वी हैव डन। अभी हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल सा चैप्टर है मेरे बच्चे। इसमें आपको इसका तो एक बेसिक जो डेफिनेशन होता है प्रोबेबिलिटी का, वो आपको याद रखना है। उस पर सारा सिस्टम चल रहा है, राइट। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस। हो सकता है आपने ये वर्ड ना सुना हो जो मैं बोल रहा हूं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें जो टोटल आउटकम्स बनते हैं, उनका जो आप एक सेट बनाते हो, एक ग्रुप बनाते हो, उसको सैंपल स्पेस बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को। और हर एक आउटकम को, जो वर्ड आप यूज करते हो आउटकम कि क्या आया, उसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको टर्म 1 एग्जाम में एमसीक्यू में की फॉर्म में आ सकता है कि सैंपल पॉइंट किसे कहा जाता है, नीचे ऑप्शन रहते हैं। सैंपल स्पेस की किसे कहा जाता है, नीचे ऑप्शन रहेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी आपने जरूर एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, ताकि अगर कोई ऐसा एमसीक्यू जो थ्योरी बेस्ड हो, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाए, राइट। तो आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो डेफिनेशन है वो क्लियर करवा दूंगा, और साथ में कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उस पर जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं, डिफिकल्ट टाइप, इजी टाइप, सारे कवर कर लेंगे। यानी कार्ड्स वाले क्वेश्चन आज हम सीख लेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉइन्स पे डिस्कशन कर लूंगा, उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं डाइस पे डिस्कशन कर लूंगा, एंड द लास्ट लेक्चर हम आपकी एनसीईआरटी के अंदर चले जाएंगे और दोनों एक्सरसाइज को निपटा देंगे, 15.1 और आपकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक ही लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में उसको निपटा देंगे। तो आज हम पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि बड़े सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं। तो प्रोबेबिलिटी को बच्चे हम चांस भी बोलते हैं कि व्हाट इज द चांस ऑफ हैपनिंग दिस, है ना। तो डेफिनेशन कैसे अंडरस्टैंड करनी, कैसे इसको आपने याद करना है, वो सीखो आप मेरे बच्चे। जैसे आपका कोई एग्जाम होता है, मानो अभी आप टर्म 1 की ही बात कर लेते हैं। जैसे आपका टर्म 1 का एग्जाम है, कितने मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स कितने, उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने बचे टर्म 1 के एग्जाम में, 40। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं, यानी आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 40 हैं। टोटल मार्क्स आपके 40 हैं, 40 में से आपने मार्क्स लेने हैं जितने भी आपके आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि सबके 40 में से 40 ही आएंगे। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि किसी बच्चे ने 35 मार्क्स लिए आउट ऑफ 40। तो आप इस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, कैसे लिखते हो कि 35 मार्क्स आए आउट ऑफ 40, इसको लिखते कैसे हो। तो मेरे बच्चे, आप इसको ऐसे लिखते हो, 40 आप डिवाइड में लिखते हो, डिनोमिनेटर में, और जितने मार्क्स आ रखे हैं वो आप न्यूमिनेटर में लिखते हो। तो आप एक रेशो बना के दिखा देते हो। तो जैसे आपने ये रेशो बनाई, डिवाइड में आपने टोटल मार्क्स लिखे और न्यूमिनेटर में आपने लिखे आपके फेवरेबल मार्क्स, जितने मार्क्स आपको मिले, आपके फेवर में जो मार्क्स आए। तो इसका जो रेशो बना, दैट रेशो इज रिप्रेजेंटिंग कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज में चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी में भी सेम चीज हो रही होती है। अब कई बच्चे ना डेफिनेशन में भी परेशान हो जाते हैं, कई बार न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में छोटा। अरे ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल सेट किया आपके मार्क्स की, क्योंकि ये सब हर बच्चों को पता है, ऐसा लिखा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही हो रहा है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो टोटल आउटकम्स होंगे वो आपने डिवाइड में लिखने होते हैं। टोटल जो आपके आउटकम्स होंगे, जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, वो सारा आपका डिवाइड में आएगा। फिर जिसका आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं वो आप न्यूमिनेटर में लिखते हो। यानी जस्ट लाइक जैसे आप मार्क्स लिखते हो, ऐसे ही आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखने को मिलता है। ओके, अब एक तो हो गया 35/40, ये रेशो हम ऐसा लिखते हैं। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा मेरा कि किसी बच्चे ने 40 में से 35 मार्क्स लिए, तो उसको आपने ऐसा लिख दिया। अब उस बच्चे ने कितने मार्क्स नहीं लिए, 40 में से उसके कितने मार्क्स नहीं आए, वो कितने बच गए, 5। तो उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, सर 40 में से 5 मार्क्स थे जो उसको नहीं मिले। डन। अब ये जो दो रेशोज हैं, मार्क्स आए और मार्क्स नहीं आए, इनका जो रेशो बनाओगे,
और इनको प्लस करोगे तो हमेशा आपको सम 1 मिलेगा। देखो दोनों का एलसीएम 40, ऊपर आपका 35, नीचे 5, यहां 40 कैंसिल इक्वल टू 1। सेम प्रोबेबिलिटी में भी हो रहा होता है, सेम चीज प्रोबेबिलिटी में भी हो रहा होता है। किसी इवेंट का जितना प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो प्लस करोगे उसी के नॉट का प्रोबेबिलिटी उसी के अंदर, तो दोनों को प्लस करोगे द आंसर इज 1, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। किसकी होती है वो भी बताऊंगा, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी की 0 होती है। कब होती है, किसकी होती है, वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आई होप इस डिस्कशन से आप ये समझ गए कि आपको प्रोबेबिलिटी का जो रेशो है वो किस तरह से लिखना है। अब मैं एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन आपको यहां पे लिखवाने वाला हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे मैं पूरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट होता है जिस घटना की वो बात कर रहा होगा, जिस हैपनिंग की वो बात कर रहा होगा, दैट इज इवेंट। The probability of an event during that experiment is equal to what? Number of favorable outcomes, number of favorable outcomes to that event. उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं वो आपको काउंट करने होते हैं। ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो टोटल आउटकम्स है वो डिवाइड में आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये आपके डिवाइड में आएंगे। ये वैसे ही हो गया ना कि टोटल मार्क्स हमारे 40 थे, उसमें से मैंने कितने लिए वो आपको न्यूमिनेटर में लिखना है, बिल्कुल वैसा डेफिनेशन है। अभी तो इंग्लिश में मैंने इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया है, इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हो बड़े आराम से। अगर आप उस इवेंट का नाम रख दो ई, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो उसको आप शॉर्ट में फिर ऐसे बता सकते हो। ये पूरी जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट में। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन ऑफ ई। एन ऑफ ई हो गया कि ई के फेवर में कितने हैं वो आपको यहां लिखना होता है। और डिवाइड में अब आपके पास आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस कितना बना, कितने का बना, तो सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन ऑफ एस। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म हाउ टू रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये आप समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गई आपके लिए, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला चलेगा आपका, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। ई फेवरेबल आउटकम टू दैट इवेंट, एस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां पर जब आपके मार्क्स आते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने जाते हैं, अगर 40 का और है तो 40 जाएंगे, तो रेशो बनती है 1। और मिनिमम कोई बच्चा 0 ले सकता है, द आंसर इज 0। नेगेटिव मार्किंग अगर उसकी नहीं है तो मिनिमम 0 आएगा, नहीं तो नेगेटिव में भी मार्क्स आ सकते हैं। तो मिनिमम मार्क्स आपके 0 और मैक्सिमम आपके 1। प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा हो रहा होता है कि ये जो रेशो है मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। कब जाती है अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहां कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। नंबर वन एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, ये जो रेशो है इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा 1 से छोटी रहेगी, और एक केस आएगा जब ये 1 हो सकती है, वो भी बताऊंगा। और मिनिमम इसकी वैल्यू 0 जा सकती है, वो भी एक स्पेशल केस है, अदरवाइज ये 0 से बड़ी रेशो आएगी। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, बेसिकली इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। The probability of an event is less than equal to 1 and greater than equal to 0. It is like this. तो ये नोट आपने ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रिटन लाइक दिस, तो नीचे ऑप्शन होएगा बट ये वाले ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। ठीक है, चलिए एक बात होगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ दैट इवेंट, उसके नॉट का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम इज ऑलवेज 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दोनों का सम होता है, जैसे मैंने मार्क्स की एग्जांपल ली। तो ई का प्रोबेबिलिटी नॉट ई का प्रोबेबिलिटी 1, ये बहुत इफेक्टिव है, ये ध्यान रखना। कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि हम जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे वो बहुत लेंथी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, हम डायरेक्ट अपने इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमें क्या करना होगा, उसके नॉट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, उल्टा काम करना है। ठीक है, नॉट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर 1 में से उसको माइनस करना है, तो हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो वो कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई इक्वल टू 1 है, तो यहां से आप एक
और बना सकते हो फॉर्मूला कि सर नॉट ई का प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई से आप निकाल सकते हैं। इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो दीज आर द 3 बेसिक फॉर्मूले, 4th, 5th और ये 3rd नंबर पर। ये आप ध्यान रखना, ये बड़े काम के हैं, आने वाले टाइम में आपको काम आएंगे। और ये बेसिक आपका डेफिनेशन आ गया, ये इस पर नोट आ गया। अब हम बात करते हैं कि किसका प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है। मेरे बच्चे श्योर इवेंट का थ्योरी जरूर पढ़ना आपकी एनसीईआरटी में, ये सारी डेफिनेशन वहां आपको मिल जाएंगी। श्योर इवेंट होता है जिसके होने की संभावना हमें पहले से ही पता है कि कितनी है, यानी उसकी संभावना 100% होती है। दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। एक्सपेरिमेंट किया नहीं, पहले ही बताया ये होना है। अब वो कब होगा, कैसा होगा। मेरे बच्चे देखो, मेरे पास एक कॉइन है जिसके दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है। एक कॉइन है, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है। आप उसको टॉस करो, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड? 100%। तो ऐसे इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं जिसमें हमें पहले से पता है कि वो होना है। अब दोनों तरफ हेड है, टॉस किया तो हेड ही आएगा ना, टेल तो आ ही नहीं सकता। तो हेड के होने की संभावना फुल है एकदम, तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो श्योर इवेंट होता है, वो 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, ये याद रखना, ये भी एमसीक्यू में बन सकता है। इसी तरह से एक इवेंट होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? ऐसा ही कॉइन जिसके दोनों तरफ हेड है, उसको टॉस करो, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल? अरे भाई दोनों तरफ हेड है तो टेल कहां से आएगा? दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। या फिर आप एक डाई थ्रो कर रहे हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। अब डाई थ्रो कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल? अरे भाई डाई पे टेल कहां से आ जाएगा? तो सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? 0 होता है। दैट्स ऑल। तो बच्चे ये हैं छोटी छोटी बातें जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से रिलेटेड है। हाउ टू डिफाइन द प्रोबेबिलिटी, उसकी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है, ये सारी वो चीज़ें 10th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, याद रखना। राइट, अब आगे हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं अभी, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम जो मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से आते हैं, क्या है वो, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम कार्ड्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपको कार्ड्स की जो नॉलेज है वो डिटेल में पता होनी चाहिए। कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कलर होते हैं, उसमें कितने तरह के कार्ड होते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में कार्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। हो सकता है कई बच्चों ने कार्ड्स नहीं देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं वो नहीं देखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं है, बिना देखे भी हम उसको समझ सकते हैं। हमें तो याद ही रखना होता है कि इतने कार्ड्स हैं, इतने कलर होते हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब देखें, कार्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, गेम ऑफ कार्ड्स। इसमें आपके जो टोटल कार्ड्स हैं वो 52 हैं। टोटल कार्ड्स कितने बचे? 52। इसमें 2 तरह के कलर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कलर। वन इज रेड कलर एंड अनदर इज ब्लैक कलर। 2 तरह के कलर होते हैं। 52 हैं, 2 ही कलर होते हैं, तो हाफ हाफ डिवाइडेड है इन कलर के रिस्पेक्ट में, यानी 26 कार्ड्स आपके रेड एंड 26 ही आपके ब्लैक होते हैं। तो 52 कार्ड्स 2 कलर में डिवाइडेड हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। फर्स्ट लेट अस टेक डायमंड। एक कैटेगरी होती है इसकी डायमंड की, क्या बोलते हैं इसको? डायमंड। फिर एक कैटेगरी इसकी होती है स्पेड की, डायमंड स्पेड। 2 और होते हैं, एक आपके पास आ जाएगा हार्ट और एक आ जाएगा आपके पास क्लब। ठीक है, सॉरी क्लब, राइट। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। हर एक कार्ड, क्योंकि 4 कैटेगरी है, 52 डिवाइडेड है ना, 52 कार्ड 4 कैटेगरी में डिवाइड है, तो कितने कितने कार्ड्स हुए फिर एक कैटेगरी में? 13। जो डायमंड है ये 13 होते हैं, जो हार्ट है ये भी 13 होते हैं, ये क्लब ये भी 13 होते हैं, जो स्पेड है ये भी 13 होते हैं, सारे 13 होते हैं। अब इनमें कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, इनके कलर क्या होते हैं। कलर 2 ही हैं, किसका क्या कलर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे डायमंड ये रेड होता है बच्चे,
रेड इन कलर, ये 13 कार्ड सारे रेड कलर के होते हैं। जो हार्ट है ये भी रेड कलर में होता है, 13 के 13 आपके रेड कलर में होते हैं, तो हो गए आपके 26। तो ये दोनों जो बच गए क्लब और स्पेड, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो दिस इज ब्लैक कलर का कार्ड एंड दिस इज ब्लैक कलर, तो 26 ये हो गए, ठीक है, ब्लैक कलर के कार्ड्स। तो मेरे बच्चे 4 कैटेगरीज, 2 तरह के कलर, डायमंड हार्ट रेड, क्लब स्पेड ब्लैक। अब आपको हर एक 13 कार्ड्स डिफरेंट मिलेगा, हर एक 13 जो कार्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर एक कैटेगरी में। जैसे रेड कलर का जो डायमंड है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ऐसे ही सभी 13 कार्ड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी मैं आपको सभी बना के दिखाता हूं। देखो पहले बात करूंगा मैं डायमंड की, फिर मैं बात करूंगा हार्ट की, ठीक है, ये दोनों रेड होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लब की, ये ब्लैक होता है, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, और ये हो गया स्पेड, ये भी ब्लैक होता है। अब जो क्लब है ये 13 होते हैं, मैं लिख रहा हूँ, एक एस होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 किसी पे नहीं लिखा होता, ये होता है जैक, ठीक है, जैक का दूसरा नाम है नेव, KNAV, नेव, जैक, JACK, ठीक है, जैक और नेव। फिर एक होती है आपकी रानी क्यून, और एक होता है आपका किंग, राजा। आते समझ। ऐसे जो स्पेड है ये भी ब्लैक कलर में है, एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक होता है आपका जैक, एक होती है क्यून, एक होता है किंग। ऐसे जो हार्ट और डायमंड है ये रेड कलर में होते हैं, ये 13 होते हैं। तो यहाँ पर भी एक एस होता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 9, 10, जैक, क्यून एंड किंग। ऐसे ये होता है एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जैक, ये क्यून और ये किंग। तो ये सारे जो जितने मैंने लिख दिए बस यही 52 कार्ड्स हैं। देखो 52 हैं ये, जो डायमंड है 13 लिखे हुए हैं, हार्ट 13 लिखे हुए हैं, क्लब 13 लिखे हुए हैं, स्पेड 13 लिखे हुए हैं, ये 52 कार्ड्स मैंने लिख दिए सारे। अब इन 52 कार्ड्स जो मैंने आपके सामने आपको दिख रहे हैं इस यहाँ सामने, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि टोटल नंबर ऑफ एसेस कितने होते हैं, यानी नंबर ऑफ एसेस। अच्छा एक चीज और, किसी कार्ड पे 1 नहीं होता, ध्यान रखना, किसी कार्ड पे 1 नहीं होता, किसी पे 11 नहीं होता, किसी पे 12 नहीं होता, किसी पे 13 नहीं होता, ठीक है, 1 किसी पे नहीं लिखा होता। तो जो 1 होता है वो एस होता है। तो देखो एस 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 एस, तो टोटल एस कितने हो गए 4। ऐसे हर एक कार्ड 4 टाइम्स है, हर एक कैटेगरी में, एक एक कैटेगरी में वो 4 टाइम दिख जाएगा। जैसे बात करूंगा मैं 2, तो 2 कितने 4, एक 2 डायमंड का, एक 2 हार्ट का, एक 2 क्लब का, एक 2 आपका स्पेड का। तो ऐसे आप सब कुछ यहां पे देख सकते हो। तो नंबर ऑफ एसेस 4। ऐसे मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ 2s कितने हैं, सर जी 4। नंबर ऑफ 3s कितने हैं, सर जी 4। नंबर ऑफ 5s कितने हैं, 4। ये सारे 4 आपको दिख रहे हैं यहां पर। इसी तरह से मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ जैक्स कितने हैं, जैक्स कितने बचे, जैक्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 4। फिर मैं पूछूंगा क्यून्स कितने बचे, क्यून्स कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4। मैं पूछूंगा किंग्स कितने, किंग्स, आप बोलोगे 4। आता समझ। फिर मैं आपको ऐसे पूछूं रेड किंग्स कितने होते हैं, रेड किंग्स, तो देखो भाई रेड किंग्स कितने, 2 होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। ऐसे पूछूंगा क्यून्स, रेड क्यून कितनी होती है, 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं। आते समझ। तो ये सारा मैंने बनाया, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है। अब ये जो जैक, क्यून और किंग होते हैं, इन पे चेहरा बना होता है, अगर आप कार्ड देखें तो उन पे चेहरा बना होता है, फेस बना होता है। तो इसलिए इनको जैक, क्यून और किंग को टोटल हम इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल फेस कार्ड्स बताइए, टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए। 4 किंग्स हैं, 4 क्यून्स हैं, 4 जैक हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए 12 फेस कार्ड्स। उसमें से रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं 6, ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं 6, तो टोटल फेस कार्ड्स 6, 12। अब इसमें मैं आपको बोलूं टोटल नंबर ऑफ नंबर्ड कार्ड, ठीक है, ये इस पे भी क्वेश्चन बनता है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्ड कार्ड्स। नंबर्ड कार्ड क्या हो गए, जिन पे नंबर लिखा हुआ है। अब देखो 2 से लेकर 10 तक ये नंबर्ड कार्ड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर्ड कार्ड है। एक कैटेगरी में ये 9 होते हैं, 2 to 10 9, ठीक है, यू कैन सी 2 to 10, ये 9 नंबर्ड कार्ड है सिर्फ डायमंड में। ऐसे 9 हार्ट के होते हैं, 9 इसके क्लब के होते हैं, 9 ही आपके स्पेड के होते हैं। तो कितने बन गए, 4 into 9 36। तो टोटल 36 कार्ड्स होते हैं जो नंबर्ड कार्ड होते हैं। दैट्स ऑल। तो जितना मैंने आपको बताया इतना सफिशिएंट है, कार्ड्स की नॉलेज इतनी सफिशिएंट है, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आपके निबट जाएंगे क्लास 10th के लेवल के।
तो मेरे बच्चे यहाँ पर 52 कार्ड्स, रेड ब्लैक 4 कैटेगरी होती है, याद रखिएगा 13 है, रेड ब्लैक कौन सा होता है सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो आज हम कार्ड्स के ही क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखने वाला हूँ जो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स आने वाली हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप क्लास 10th के जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप नोटिस करना किसी भी कार्ड वाले क्वेश्चन में या फिर जहां किसी चीज की सिलेक्शन हो रही है, आप सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट कर रहे होंगे, एक ही चीज ड्रॉ कर रहे होंगे। चाहे बकेट में से कोई बॉल निकाल रहे हो, बकेट में से कोई मार्बल निकाल रहे हो, आप एक ही बॉल या एक ही मार्बल या एक ही कार्ड आप निकाल रहे होंगे, एक से ज्यादा नहीं निकाल रहे होंगे 10th क्लास में। क्योंकि एक से ज्यादा चीजें जब आप निकाली जाएंगे, यानी 2 कार्ड्स अगर आप ड्रॉ करते हो, उसके फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं जो आप क्लास 11th में सीखोगे। वो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे आइडिया भी दे दूंगा अभी। तो पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज वी हैव 52 कार्ड्स, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखता, स्टेटमेंट समझ जाओ। 52 कार्ड्स एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द chance of getting red face cards? क्वेश्चन समझना, आप कैसे समझ रहे हो, कैसे कर रहे हो, जल्दी से आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं, यानी वही टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं। तो आपका आ गया टोटल यहां पे 52, ये हो गया आपके टोटल मार्क्स। तो यहां कार्ड्स की बात करें तो टोटल कार्ड्स आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो जितने भी कार्ड्स वाले क्वेश्चन है सबके डिनोमिनेटर में 52 डाल दो। क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी में सबके डिवाइड में 52 डाल दो बिना सोचे समझे। तो 52 कार्ड्स, आपने एक कार्ड निकाला, सिंगल कार्ड निकाला आपने। जब सिंगल कार्ड आप निकाल रहे हो, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपका फेवरेबल हो गया, वो आपका फेवरेबल है भाई। तो कौन अब आपका फेवरेबल, रेड फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड्स मैंने आपको बताया 12, तो रेड वाले कितने होते हैं 6, तो यहां डाल दो 6। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। आगे इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। तो जैसे ये दोनों हमारे 2 से कैंसिल होते हैं, सर यहाँ 3 आ गया, सर ये 26 आ गया, तो टोटल आपका बैठ गया 3/26 इज आंसर। तो ये जो आपकी रेशो बन रही है, ये हमेशा रेशो 1 से छोटी है। प्रोबेबिलिटी में कभी ऐसे आंसर मत लिख देना, किसी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो आंसर इज 3/2 कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाती है। तो 3/2 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, और एग्जांपल लेते हैं। यू हैव 52 कार्ड्स एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग, कुछ भी कंडीशन डाल दो, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग रेड किंग। क्या चांस है कि आपका रेड किंग आएगा। टोटल कार्ड्स कितने बचे 52, तो मैंने डिवाइड में लिख दिया 52। रेड किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो रेड किंग आपका फेवरेबल हो चुका है। काउंट करो रेड किंग कितने होते हैं, रेड किंग कितने होते हैं, सर किंग टोटल होते हैं 4, सर उसमें से रेड सर 2, तो 2 रेड किंग होते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 2। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। कैंसिल कर सकते हैं इसको, आपको 1/26 आ गया। बस ऐसे जितने भी आपका, जिसका भी कार्ड में जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, आप वो ढूंढो, काउंट करो वो कितने, बस। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया 52 कार्ड्स हैं एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग नंबर्ड कार्ड। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग नंबर्ड कार्ड, क्या चांस है कि हमें वो नंबर्ड कार्ड मिलेगा, यानी 2 से लेकर 10 तक कोई कार्ड निकल जाएगा, क्या चांस है उसका। तो मेरे बच्चे टोटल कार्ड्स आपके 52 या आपके डिवाइड में आ गए। इसमें से आपके फेवरेबल कौन है, जिसका प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, वो है आपके नंबर्ड कार्ड। तो नंबर्ड कार्ड कितने होते हैं सर जी 36। दैट्स ऑल। अगर यहां पर नंबर्ड कार्ड को स्पेसिफिक होते कि आपको स्पेड के चाहिए, आपको क्लब के चाहिए, को स्पेसिफिक कर देता कि स्पेड के चाहिए, तो फिर आपको यहां पर स्पेड के ही नंबर्ड कार्ड लिखने थे, जो कि 9 होते हैं, तब आता 9/52। ओके डियर, तो बच्चे आज इतना ही रखते हैं। कुछ बेसिक मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दी हैं। जब मैं आपको एनसीईआरटी में लेके जाऊंगा, वहां बहुत सारी कंडीशंस भी आपको मिल जाएंगी, और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके जब बताऊंगा उसमें भी आपको बड़ी सारी कंडीशंस में आपको बना के दिखा दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर है। हमने मेन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल पॉइंट क्या होता है, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कार्ड्स की पूरी नॉलेज हो गई, और कार्ड्स पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। तो इतना हमारे पास सफिशेंट है। हाँ, एक चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं, जो भी बताया मैंने, कि अगर 2 कार्ड्स निकाले जाएं तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, ध्यान से समझना। अभी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, हो सकता है आपको ये कंफ्यूज करे, आपने ऐसा करना नहीं है, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ
कि आप नोटिस करेंगे क्लास 10th में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ, क्लास 10th में नहीं मिलेगा ये। सपोज यू हैव 52 कार्ड्स और आपने 2 कार्ड निकाल दिए, 52 कार्ड्स और आपने अब 2 कार्ड निकाले, तो क्या चांस है कि दोनों रेड हैं? व्हाट इज द चांस दैट बोथ द कार्ड्स आर रेड? कुछ भी पूछ सकता है, मैंने यहाँ पे रेड की बात कर ली, तो क्या चांस है कि दोनों रेड होंगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि डिवाइड में 52 लिखना है, नो ये गलत है, डिवाइड में 52 नहीं लिखना होता जब सिलेक्शन एक से ज़्यादा हो रही है। डिवाइड में वो नहीं लिखना होता कि जो जितने टोटल कार्ड्स होते हैं, डिवाइड में लिखा जाता है 52C2। अब सोचोगे सर ये सी क्या है? सी बोलते हैं कॉम्बिनेशन को। तो एक चैप्टर है क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशंस हम वहां पे सीखते हैं। तो यहां पर 52C2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 कार्ड 52 में से कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन ड्रॉ 2 कार्ड्स फ्रॉम 52। तो 52C2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डिवाइड में आपने 52 नहीं लिखना है जब सिलेक्शन एक से ज्यादा की हो रही है। वैसे 10th में नहीं होगा, आपको समझाने के लिए जस्ट आइडिया दे रहा हूं। न्यूमिनेटर में क्या आएगा? क्या न्यूमिनेटर में 26 आएगा क्योंकि रेड कार्ड 26 होते हैं? नो, न्यूमिनेटर में 26 नहीं आएगा। न्यूमिनेटर में आएगा कि आपने 26 में से 2 रेड आपको कितने तरीके से मिल सकते हैं, वो चीज आएगी। तो उस चीज को हम ऐसे लिखते हैं 26C2। दिस इज अ फेवरेबल आउटकम्स कि 26 रेड कार्ड में से 2 रेड कार्ड में इतने तरीके से निकाल सकता हूं। तो दिस इज आंसर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चे ये फॉर्मूला चलता है 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 26 में से आप 2 माइनस करते हो फैक्टोरियल, डिवाइड में 52 फैक्टोरियल, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में, फिर ऐसा ये कैलकुलेशन चलती है। अब यहाँ पर फिर एक नई चीज़ आ गई फैक्टोरियल। तो मैंने बोला 10th में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहाँ सिलेक्शन एक से ज़्यादा की हो रही होगी, 2 या 3 4 ऐसे। 11th में 100% मिलेंगे क्वेश्चन। अभी फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, फैक्टोरियल का वो कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी आप इसको यहाँ पे छोड़ दें क्योंकि ये बहुत लेंथी चला जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। 11th क्लास की वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, जब मैं बनाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, उस पर ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये वाले क्वेश्चन आपको 10th में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। सिलेक्शन हमेशा 1 की होगी, आपको डिवाइड में डायरेक्ट 52 डाल देने, कोई अगर कंडीशन नहीं। अगर कोई कंडीशन है, कोई कार्ड उसने पहले से ऑलरेडी कहीं फेंक दिया, कहीं निकाल दिया, कार्ड्स कम है, तो डिवाइड में फिर उतना ही आएगा जितने बच गए हुए हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कॉइन्स के बारे में बताऊंगा, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम डाइस के बारे में सीखेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम आपके चैप्टर एनसीईआरटी में आ जाएंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।